हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपकी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक एंड टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट क्या है? अब इन्वेस्टमेंट का तो मतलब आपको पता है कि निवेश। अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी क्या करता है, जो भी उसकी इनकम है, इनकम में से उसका जो भी एक्सपेंस है, मतलब जो भी खर्चा है, जो भी सेविंग है, उसको निकाल कर पैसा बचता है तो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप कहीं भी थोड़ा सी भी SIP कर रहे हैं, थोड़ा सा ही पैसा क्या करें, बचा रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि शेयर्स में लगा रहे हैं, बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, कोई ज्वेलरीज ले रहे हैं, सोना चांदी जो भी आप ले रहे हैं, आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको क्या करें, उससे आपका पैसा बढ़े। ठीक है, वो क्या कहलाती है, इन्वेस्टमेंट कहलाती है। देखो, जो इन्वेस्टमेंट है मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पे भी पढ़ाया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पढ़ाया है, इन्वेस्ट भी पढ़ाया है। फिर मैंने आपको यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ाया है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, बट आपका 8th टॉपिक भी क्या है, अदर इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने उसमें नहीं बताया था, या उसमें बताया था फिर भी इसमें एक बार क्या हुआ, वो सारी चीज़ें रिपीट होगी। बस इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें वो चीज़ें हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको तो बता दिया है कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, जो भी आपका PF है, पेंशन है, इन सारी चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस, इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हूँ। बट इसमें और एक बार हम यही सारी चीज़ें क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट। Other investment refer to alternatives mode of investment other than traditional financial investment, where investors can invest either directly and indirectly in different assets. इसमें हम 2 टाइप्स अल्टरनेटिव्स देखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अन्य निवेश मतलब अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट वह निवेश होता है जिसमें निवेशक पारंपरिक वित्तीय निवेशों के अलावा, मतलब जो पहले से ट्रेडिशनल चल रहा है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ को छोड़कर उसके अलावा आप और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर। अदर इन्वेस्ट मतलब आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में, शेयर्स किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, ये क्या है, ये आप करते हैं, ये नॉर्मली चलता है। बट इसके अलावा आप कहाँ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ हम किस में देखेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। अलावा विभिन्न परिसंपत्तियों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हम और कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अदर इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स आर दोज इन्वेस्टमेंट वेयर द इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली इन असेट्स फॉर सिक्योरिटीज। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या वो कौन होते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वे निवेश या वे अल्टरनेटिव्स होते हैं, या फिर वो कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनमें निवेशक, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टर सीधे अपनी राशि किसी संपत्ति या वित्तीय साधनों में लगाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने अपनी जो सेविंग थी सबको क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया, अपना एक्सपेंस निकाल दिया, अपनी सेविंग निकाल दी, सब कुछ अलग कर दिया, और जो पैसा बचा है उसको क्या किया, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जैसे कि स्वयं बैंक में पैसा क्या कर दिया, जमा कर दिया, या फिर उसने शेयर खरीद लिया किसी कंपनी के। डायरेक्ट उसने क्या किया, डायरेक्ट किसी कंपनी से डायरेक्ट क्या किया, उसने शेयर्स खरीद लिया। मतलब उसमें क्या है, उसने जो शेयर्स खरीदे उसका मालिक कौन है, वो खुद है। जिस व्यक्ति ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसका वो डायरेक्ट मालिक बन गया उसको खरीद के। मतलब क्या था, वो उसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा था
डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट, या जिसे बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से क्या कर सकता है, शेयर खरीदता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदता है किसी से, ठीक। उसमें क्या बन रहा है, उसने उस चीज़ को खरीदा और स्वयं उसका खुद मालिक बन गया, ठीक है। वो क्या होता है, डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जिसमें फर्स्ट टाइप है इसका फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या होगा देखते हैं। फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट इन विच द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एंड सेफ। फिक्स्ड प्रिंसिपल निवेश वे होते हैं जिनमें मूलधन सुरक्षित रहता है और उसमें बहुत कम जोखिम होता है, बट ठीक है। मतलब फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है जहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो हम जितना हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो भी मूलधन है, मतलब अगर आपने क्या किया 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, अब देखो फ्यूचर की बात है कि उस 5,000 इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न आएगा। मान लो आपको 10,000 क्या आएगा, रिटर्न आएगा। आपने मान लिया कि आपको इसमें फिर क्या है 5,000 का प्रॉफिट है और 10,000 आपका रिटर्न आ रहा है, तो 5,000 आपका क्या है प्रॉफिट है, 5,000 आपका क्या है मूलधन है, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट वे निवेश या वे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें मूलधन बिल्कुल सुरक्षित रहता है और जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जो मूलधन है वो सुरक्षित रहेगा, आपके मूलधन में से कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। बट अगर जैसे कि आपने शेयर्स खरीदा और आपको लॉस हो रहा है, उसमें भी जो आपका मूलधन था, जितना आपने वहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और अगर आपको लॉस होता है तो किस में होगा, जो आपका प्रॉफिट बना है उसमें से आपका क्या होता है, उसमें लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना, अगर बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा किए, अब उस पर कितना ब्याज बन रहा है, कितना ब्याज चल रहा है, वो आप उस बैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। बट आपका जो भी मूलधन है, जितना आपने क्या किया बैंक में जमा किया, वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है। ये होते हैं फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। फर्स्ट होता है केस, ठीक है। केस वह धन या वह पैसा होता है जो तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। केस का मतलब आप समझ गए कि डायरेक्ट जो केस होता है, ठीक है, वो किस में आता है, फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में आता है। फिर सेकंड आता है इसमें सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट वह ब्रांच, वह शाखा होती है जिसमें पैसा सुरक्षित रहता है और ब्याज भी मिलता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या किया, आपने पैसा जमा किया, वहाँ पर आपको क्या होगा, जो फिक्स ब्याज है वो मिलता है, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप है उसका। फिर थर्ड है सेविंग सर्टिफाइड। सेविंग सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है कि सेविंग सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी बचत योजना होती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बैक्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट निकाला जाता है वो कहलाता है सेविंग सर्टिफाइड। जैसे कि सुना होगा आपने राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, वो क्या है, आपका सेविंग सर्टिफिकेट है। फिर है गवर्नमेंट्स बॉन्ड। गवर्नमेंट्स बॉन्ड सरकार द्वारा द्वारा लिया गया ऋण होता है जिस पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स वो बॉन्ड में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पैसे जमा किया जाता है। उसके बाद उस पैसे को सरकार की कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन या कोई भी काम में लगाया जाता है। इसमें आपको क्या होता है, एक लिखित प्रमाण पत्र मिलता है जो प्रॉमिस कार्ड कहलाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड इस किस में आता है, फिक्स्ड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में आता है। मतलब सरकारी बॉन्ड सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट द्वारा लिया गया लोन होता है जिस पर क्या बोलता है, ब्याज दिया जाता है। फिर फोर्थ इसमें आता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनीज। कॉरपोरेट बॉन्ड कंपनियों द्वारा जारी ऋण पत्र होते हैं, ठीक है। मतलब किसी निजी जो कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कॉरपोरेट्स बॉन्ड। फिर कॉरपोरेट डिबेंचर्स। कॉरपोरेट डिबेंचर मतलब डिबेंचर कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण साधन होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स क्या है, शॉर्ट टर्म में है और जो डिबेंचर्स है वो क्या है, लॉन्ग टर्म। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, फिक्स्ड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट थे। अब इसमें सेकंड है वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। जो डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स थे उसमें टू टाइप्स थे। फर्स्ट था फिक्स प्रिंसिपल अल्टरनेटिव्स
और सेकंड है वेरिएबल प्रिंसिपल अल्टरनेटिव्स, जिसको बोल सकते हैं सिक्योरिटीज। इसमें ये क्या होता है, वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज वे निवेश या वे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनमें मूलधन घट बढ़ सकता है। मतलब देखिए, फिक्स्ड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था, उसमें जो भी आपका मूलधन था वो फिक्स रह रहा था, सुरक्षित रह रहा था, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आपने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट आपका जो मूलधन है, आपका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। बट वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जो आपका मूलधन होता है, जैसे आपने क्या किया 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो मूलधन है वो बढ़ भी सकता है या तो फिर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मतलब दो चांसेस इसमें होते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेश किया आपने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप शेयर्स की प्राइस गिर गया, मतलब आपका जो मूलधन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और शेयर्स का प्राइस बढ़ गया मतलब आपके जो मूलधन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका जो भी मूलधन था, आपका जो प्रिंसिपल था, जितना आपने वहाँ किया है, इन्वेस्ट किया है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और फिक्स्ड प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था, आपका जो मूलधन था वो क्या हो रहा था, एकदम परफेक्ट रहता है, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इसमें आता है इक्विटी शेयर, जैसे मैंने आपको टॉपिक एक था इक्विटी शेयर्स, इक्विटी मार्केट, उसमें ही बताया था। इक्विटी शेयर का मतलब होता है कंपनी के स्वामित्व को दर्शाते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना। मान लो क्या है, एक कंपनी है, ये क्या कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किए, शेयर्स बॉन्ड्स जारी किए, ठीक है, इस कंपनी के आपने क्या किए, शेयर्स खरीदी, मतलब क्या है करा रहा है, ये इक्विटी शेयर कराता है, जिसमें इक्विटी शेयर में कंपनी क्या होती है, कंपनी का ओनरशिप रहता है, कंपनी की हिस्सेदारी रहती है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो मूलधन है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब इसमें सेकंड है परफॉर्मेंस शेयर। परफॉर्मेंस शेयर डिपेंड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, मतलब इसमें क्या होगा, जो कंपनी की परफॉर्मेंस रहेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, अच्छी थी तो क्या होगा, बढ़ेगा, अच्छी नहीं है घटेगा। तो परफॉर्मेंस शेयर कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित हो जाता है, अच्छे प्रदर्शन पर दिए गए शेयर, बुरे प्रदर्शन पर दिए गए शेयर, अगर अच्छे प्रदर्शन पे शेयर है तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ते जाएगी। अगर जो कंपनी की परफॉर्मेंस वो अच्छी नहीं है तो क्या होगा, उसके शेयर्स गिरते जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, आपके जो प्रिंसिपल्स है, मतलब आपका जो मूलधन है उसको भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। फिर है कंवर्टिबल डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब होता है convertible debentures can be converted into shares and preference shares give a fixed dividend। कन्वर्टिबल डिबेंचर बाद में शेयर में बदल सकता है और प्रेफरेंस शेयर पर निश्चित लाभांश मिलता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिबेंचर है, डिबेंचर क्या होता है, जो आप क्या करते हैं, कोई कंपनी या गवर्नमेंट जारी करती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या कहलाता है, डिबेंचर कहलाता है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर बाद में क्या हो सकता है, शेयर्स में बदल जाता है। मतलब पहले वो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया डिबेंचर था, मतलब दीर्घकालिक योजनाएं थी, बट बाद में क्या होगा, वो एक कंपनी के शेयर में बदल जाएगा, जो को एक प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी जारी करती है, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर है, उसके जो प्रेफरेंस शेयर होता है उस पर क्या करता है, उसको जो निश्चित है प्रॉफिट देता है, ठीक है। पहले वो क्या था, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर था जो कोई गवर्नमेंट जारी कर रही थी, बाद में क्या हो गया, वो शेयर में एक्सचेंज हो गया, ठीक है। शेयर में एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, जो आपका प्रेफरेंस शेयर रहता है वो एक प्रॉफिट में बदल जाता है, उसका एक निश्चित प्रॉफिट बन जाता है। फिर इसमें नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट ट्रेडेड ऑफ सिक्योरिटीज। नॉन सिक्योरिटी निवेश वे होते हैं जो शेयर और बॉन्ड्स के रूप में नहीं होते, मतलब इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, कन्वर्टिबल जो डिबेंचर्स थे, बॉन्ड्स थे, जो गवर्नमेंट जारी कर रही थी, जो कंपनीज जारी कर रही थी, वो चीज़ें नहीं है। अब इसमें क्या आएगा, नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रियल इस्टेट, ठीक है, जैसे ज़मीन या सोना, रियल इस्टेट, ये क्या है, एक नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है।
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। आप एक बार क्या करेंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे, आपको लॉस नहीं होगा, आप वहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। सेकंड है मॉर्टगेज, मतलब संपत्ति के बदले क्या करें, आप ऋण ले रहे हैं, मतलब जैसे होम लोन लेना, कार लोन लेना, ये क्या कहलाता है, मॉर्टगेज कहलाता है। फिर है कमोडिटीज़ में जो आपको पढ़ा है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जहाँ पर वस्तुओं का खरीदी बिक्री की जाती है, मतलब सोना चांदी, फिर या जैसे कि एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट हो गए, मतलब कच्चा माल हो गया, जो रॉ मटेरियल होता है, उनकी जो खरीदी बिक्री होती है वो क्या कहलाता है, कमोडिटी मार्केट्स कहलाता है। ठीक है। फिर बिजनेस वेंचर, मतलब न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। फिर है आर्ट या एंटिक इट्सेट्रा, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, जो पुरानी मूर्तियाँ हो गई, जो मूर्तिकार होते हैं उनसे कोई पेंटिंग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको जो सिक्योरिटी रहेगी वो बनी रहेगी, आपका जो भी प्रिंसिपल है या जो आपका जो कहना चाहिए मूलधन होता है वो बाकायदा बना रहता है, इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई कितनी, डायरेक्ट में। ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है। अब देखेंगे हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स कौन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स आर इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडिएट्स। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश वो होते हैं जिनमें निवेशक सीधे नहीं बल्कि किसी संस्था या मध्यस्थ के माध्यम से निवेश करता है। अब देखिए, जैसे कि हमने डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स में क्या देखा, डायरेक्ट जो होल्डर था, मतलब जैसे कि जो भी लेना चाहता है, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति था, ठीक है, जैसे कि ये कहना चाहिए जो कोई इन्वेस्टर था, ठीक है, ये क्या है, एक इन्वेस्टर है, इसको क्या करना है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स में क्या देखिए आप, वो देखो नॉन प्रॉफिटेबल रहे, नॉन सिक्योरिटी रहे, फिक्स्ड प्रिंसिपल रहे, अदर कोई भी चांसेस रहे, बट क्या हो रहा था उसमें, उसमें वो डायरेक्ट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मतलब वो डायरेक्ट उस संपत्ति से जुड़ रहा है जिससे वो खरीदना चाहता है, उस चीज़ को खरीद के वो डायरेक्ट उसका मालिक बन रहा था। जैसे रियल एस्टेट देखा हमने, मॉर्टगेज देखा, शेयर्स खरीदना, बॉन्ड्स जारी, कंपनी के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, और ये सारी चीज़ें में इन्वेस्ट करके वो इन्वेस्टर डायरेक्ट उसका मालिक बन रहा था। बट जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है, उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्ट उस वस्तु का या उस चीज़ का मालिक नहीं बनता। उसमें क्या होता है, उसमें जो इन्वेस्टर होता है वो किसी संस्था या किसी मध्यस्थ, जैसे कि ये क्या है, एक इन्वेस्टर है, ये क्या करेगा, इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अब ये पैसा यहाँ पर जाएगा, और ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा, ये इसको इन्वेस्ट करेगा, इसने इसको दिया, इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, मतलब ये बीच का अलग बन गया, ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा, ये पहले यहाँ गया फिर यहाँ आ गया। ठीक है, ये चीज़ें होती है इसमें कि वो उस चीज़ों को इनडायरेक्टली वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, डायरेक्ट उस पर इन्वेस्ट वो नहीं कर सकता, वो पहले मध्यस्थ किसी से जुड़ेगा, उसके बाद जो, जैसे कि मान लो ये एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, यहाँ पर क्या था, 10 लोग का ग्रुप था, 10 लोगों ने 1,000 रुपये जमा किया, 10,000 रुपये जमा किया और इस म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया। अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, जो भी करता है वो करेगा, इनने पैसा दे दिया, अब ये क्या करेगा, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये क्या है, एक मध्यस्थ है, एक इन्वेस्टर्स है, और ये जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वो जगह है। ठीक है, क्या हुआ, इसमें जो निवेशक है वो डायरेक्ट कहना चाहिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, किसी मध्यस्थ के जरिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करवाता है, जहाँ पर वो किसी भी प्रॉपर्टी या खुद से मालिक नहीं बनता। जैसे कि फर्स्ट है पेंशन फंड। ठीक है, तो पेंशन फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएटेड टू प्रोवाइड इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो पेंशन फंड वह इन्वेस्टमेंट या वह निवेश कोष होता है जहाँ पर सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की बात क्या बोलता है, आपको नियमित आय मिलती है। ठीक है, मतलब आपको मंथली क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ, आपने इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने किसी कंपनी में, या हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे कि टीचर, ठीक है, डॉक्टर, मतलब अदर कोई भी, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई कंपनी हो, जहाँ पर आपने क्या किया, आपने अपना 15 से 20 साल दिया। ठीक है, आपने वहाँ प्रॉपर जॉब किया, आपने उसको प्रॉपर टाइम दिया, आपका वहाँ उसमें क्या हुआ, आप
आपने वो जॉब किया था उसके बदले आपको क्या मिलता है, एक पेंशन मिलती है। ठीक है, मतलब वो आपकी जो वृद्धावस्था में आपको सुरक्षा प्रदान के लिए दिया जाता है। तो वहाँ पर आपने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट आपने जॉब किया, आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर, नहीं, आपने जो जॉब थी उसके ज़रिए आपको पैसा मिलता गया और उसके बदले आपको क्या मिला, आपकी वृद्धावस्था में आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट में क्या हो रहा था, आप डायरेक्ट किसी कंपनी से या डायरेक्ट आप क्या कर रहे थे, किसी चीज़ से जुड़ रहे थे, आपने शेयर्स खरीदा, मतलब आप उस चीज़ से जुड़ गए, उसके मालिक बन गए। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उसके मालिक बन गए। आपने कोई गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, आप उसके मालिक बन गए। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप इनडायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपने वहाँ पर काम किया, आपने उसको पूरा समय दिया, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उसके बदले आपने जो 15 साल 20 साल उसको दिए, उसके बदले आपको क्या मिलेगी, वो पेंशन मिलेगी। ठीक है, सेकंड इसमें है प्रोविडेंट फंड, मतलब पीएफ। तो पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों के लिए बनाई गई दीर्घकालीन बचत योजना होती है जिसमें नौकरी के दौरान पैसा जमा होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आपने क्या किया, आपने मान लो किसी कंपनी में 15 साल जॉब किया, आपकी सैलरी कितनी थी, 15,000 थी, उसमें से आपको मंथली आ रही है 13,500, उसमें से 1,500 क्या हो रहा है, आपका वहाँ पर जमा हो रहा है। जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसमें क्या हो रहा है, आपका 1,500 रुपये जमा हो रहा है, ये आप एम्प्लॉय का 1,500 होगा, जिसने आपकी नियुक्ति कराई उस नियोक्ता का कुछ परसेंट जमा होगा, और फिर आपको ये जो सेविंग आपकी बचाई जा रही है, जो आपका पैसा काटा जा रहा है, वो आपको क्या मिलता है, आपकी वृद्धावस्था में आपको एक पीएफ के रूप में मिलता है। जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तब आपको कंपनी या वो जॉब जहाँ पर आप काम कर रहे थे उसके दौरान मिलता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है। फिर थर्ड है इसमें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। क्या है, बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है, हमारे रिस्क के बदले हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, या हमारे जो भी रिस्क है जिसमें हमको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर जनरल इंश्योरेंस कोई भी, जैसे ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस लेते हैं, मैरिज इंश्योरेंस लेते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपको किसी प्रकार का रिस्क होता है, जैसे कि आपने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब इसमें क्या होगा, अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये एक व्यक्ति है, इसका क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, इसे लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, इसे क्या करेगा, इसने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का एक टाइप होता है टर्म इंश्योरेंस, इसे टर्म इंश्योरेंस लिया हो, या फिर जैसे कि मनी बैक प्लान लिया है। ठीक है, अब इसमें टर्म इंश्योरेंस, ये क्या थे, ये लाइफ इंश्योरेंस के टाइप है, जैसे टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक प्लान, ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप है। अब जैसे कोई व्यक्ति था, उसने क्या लिया है, मनी बैक प्लान लिया है या फिर टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा है, अगर वो व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस लेगा तो क्या होगा, उसके रिस्क को देखकर वो एक कुछ अमाउंट, जैसे कि मान लो 12,000, वो क्या कर रहा है, साल के 12,000 बीमा कंपनी को दे रहा है। ठीक है, अन्यथा जब भी उसके अगर किसी कारणवश डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो क्या होगा, उसका जो डोमिनी या उसकी जो फैमिली होती है उसका वो पैसा क्या मिलता है, उसको वो क्या होगा, जो पैसा उसने उस बीमा कंपनी के पास जमा किया है उसको क्या मिलेगा, बाद में मिलता है, उसके फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनडायरेक्टली अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो चीज़ें को खरीद नहीं रहा है, वो इनडायरेक्टली सबसे पहले ये एक व्यक्ति है, ये बीमा कंपनी को पैसा देगा, फिर वो पैसा इन्वेस्ट होगा और उसको कोई रिस्क होता है तब उसको जो क्या प्रोटेक्शन के रूप में पैसा मिलता है। तो ये क्या है, इंश्योरेंस भी इनडायरेक्टली अल्टरनेटिव्स कहलाता है। ठीक है, फिर फोर्थ है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कलेक्ट मनी फॉर इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इनटू वेरियस सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट कंपनियां निवेशक से धन एकत्र करके उन्हें विभिन्न निवेशक साधनों में लगाती है। अब क्या है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जिसमें मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि 10 लोग का ग्रुप है और 10 लोगों ने क्या किया, 1,000 रुपये जमा करके 10,000 रुपये जमा किया। अब वो 10,000 रुपये वो डायरेक्ट 10,000 रुपये के शेयर्स नहीं खरीदेगा, वो 10,000 म्यूचुअल फंड मैनेजर को देगा और म्यूचुअल फंड
वो जो 10 लोग थे, उनके जो 10,000 रुपये थे, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसे को किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में लगाएगा। उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा, अदर किसी भी एक्टिविटी में पैसा लगाएगा। अब उसका जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस होएगा, ठीक है, वो सबसे पहले किसको जाएगा? उस फंड मैनेजर को जाएगा, और वो फंड मैनेजर वो पैसा फिर उसको देगा, उस इन्वेस्टर्स को देगा। मतलब क्या है, वहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो क्या, एक मध्यस्थ भाग है, जो इन्वेस्टर्स और जो जहाँ पर उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, उन दोनों चीज़ों को जोड़ता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लोगों ने जमा किया, 10 लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया, वो पैसा गया म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास, और उस फंड को वो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने किसको दिया, कंपनी के, और कंपनी के शेयर्स को खरीदा। मतलब क्या हुआ, वहाँ पर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हुआ। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। फिर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशन दैट पूल इन्वेस्टर्स मनी एंड इन्वेस्ट इट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो निवेशक से धन एकत्र करके उन्हें विभिन्न निवेशक योजनाओं में लगाती है। यह भी उसी की जैसा है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, यूटीआई निवेश योजनाएं होती है। ये एक ऐसी संस्था होती है जो पूरे इन्वेस्टमेंट को चलाती है, ठीक है। जैसे कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में सिर्फ शेयर्स जारी किए जाएंगे, बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, बट ये जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये क्या एक संस्था है जो कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट करवाती है। इसमें भी क्या होगा, कुछ लोग मिलकर पैसा जमा करेंगे, या फिर एक एक करके, मान लो अगर ये एक संस्था है और ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2-4 व्यक्तियों का ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये ग्रुप ने क्या किया, इस संस्था में पैसा जमा किया, अब ये संस्था क्या करेगी, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी। एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति ने संस्था में पैसा जमा किया, अब क्या करेगी, इस एक व्यक्ति के पैसे को भी ये कंपनी, ये संस्था इन्वेस्टमेंट करवाएगी। ये व्यक्ति है, इसने भी क्या किया, इस संस्था में पैसा जमा किया, अब ये पैसे को वो जो संस्था है वो भी इन्वेस्ट कराएगी। मतलब कोई ग्रुप बनाकर हो या फिर कोई सिंगल पर्सन हो, वो क्या करेगा, धन एकत्र करेगा, उस संस्था में जमा करेगा, और फिर वो संस्था क्या करेगी, निवेश योजना लाएगी, और उस निवेश योजना में उस पैसे को लगाएगी, ठीक है। ये भी क्या था, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। तो ये आपका टॉपिक था अदर इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने 2 टाइप्स देखा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सेकेंड देखा था इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।